नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धीती टीचर पॉइंट पर। जब हम किसी भी भाषा को बोलना या लिखना सीखते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अक्षरों से। हिंदी भाषा में इन्हीं अक्षरों को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण हिंदी व्याकरण की सबसे पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। अगर आपकी यह सीढ़ी मजबूत है तो आगे चलकर आपको संधि, समास या वर्तनी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के इस विशेष वीडियो में हम वर्ण के पूरे परिवार से मिलने वाले हैं। हम जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और ये रहस्यमयी अयोगवाह क्या चीज़ है। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी में हम एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने वर्ण की परिभाषा, वर्ण के प्रकार सभी को बता दिया है, तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर देखें। पहले जानते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। सबसे पहले हम चलिए स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर की परिभाषा देखिए, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है, अर्थात मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते, उन्हें स्वर कहते हैं। देखिए, आप बोल रहे हैं स्वर तो 11 होते हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ऐसे बोल रहे हैं तो आपको कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है बोलने में। वहीं आप व्यंजन बोलेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको बाधा मिलेगी। आगे वीडियो में सब आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए, हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। री को हिंदी वर्णमाला में स्वर के रूप में नहीं जोड़ा गया है। इसकी टिप्पणी देख लीजिए कि री का उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है। मूर्धा मतलब कि जो तालू के ऊपर होता है उस मूर्धा को स्पर्श करती है। री बोलेंगे तो स्पर्श करेगी, आप बोल के देखिए। अतः यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं रह गया है, इसीलिए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। इनके उच्चारण स्थान के बारे में देख लीजिए: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जिह्वा। दूसरे नंबर पे आपका व्यंजन है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। इस स्वरों के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मुखांगों को स्पर्श नहीं करते, कोई बाधा नहीं डालते, उनको स्वर कहते हैं। और व्यंजन में क्या है कि वो मुखांगों को स्पर्श करते हैं और बाधा डालते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। अगर व्यंजन में स्वर न जोड़ा जाए तो व्यंजन को आप बोल नहीं सकते हैं। देखिए, हिंदी में निम्नलिखित 34 व्यंजन हैं। 25 आपके स्पर्श व्यंजन हैं और अन्य में हैं आपके अंतस्चार हैं, चारुष्म हैं। तो ऐसे मिलाकर आपके 34 व्यंजन बनते हैं और जल्द ही जोड़ा गया है ये विशिष्ट व्यंजन में। देखिए, आप पहले समझते हैं कि स्पर्श व्यंजन कैसे 25 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क्या आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। इस स्वरों की सहायता से बोला जाता है। कैसे? आप क लिख रहे हैं तो इसमें आपका अ जोड़ा गया है, तभी आप क उच्चारण कर पा रहे हैं। आप क बोलेंगे तो उसमें अ जरूर आएगा। वैसे ही आप देखिए, च वर्ग का च, छ, ज, झ, ञ। ट में आता है ट, ठ, ड, ढ, ढ़। त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। तो ऐसे आपके सभी मिलाकर आपके कितने हो गए? 25। और ये क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन। इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
अब देखिए अंतस्थ व्यंजन को। अंतस्थ व्यंजन में आपके आते हैं य, र, ल, व। अंतस्थ का मतलब होता है जो अंदर से आवाज़ आए। य आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि अंदर से आवाज़ आ रही है, गले से आवाज़ आ रही है, तो वही आपके हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। उसमें क्या हो रहे हैं कि घर्षण के साथ है। स में देखिए आपको लग रहा होगा कि गर्म आवाज़ आ रही है। आप बोल के आप समझ सकते हैं कि कौन उसमें है, कौन अंतस्थ है, कौन स्पर्श व्यंजन है। तो आपके बड़े स, मूर्धन्य स, छोटा स, ह, ये आपके उष्म व्यंजन है। चलिए अब व्यंजनों का वर्गीकरण समझते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। पहले में देखिए कंठ व्यंजन कि कंठ में कंठ से कि कौन से व्यंजन उच्चरित होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, ह, आ। आप इसको बोल के दे सकते हैं। इन सभी की आवाज़ आपकी कंठ से निकलेगी। हवा आपकी कहाँ से निकल रही है? कंठ से निकल रही है, तो इसी को हम कंठ पे रखेंगे। अब तालव्य का देखिए च, छ, ज, झ, ञ, य, स। इन सबको आप बोल के दे सकते हैं कि आप बिना तालु के प्रयोग के बिना आप ये वर्ण उच्चरित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये तालव्य व्यंजन कहलाएं। मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ़, ढ़, र, मूर्धन्य स। ये क्या है? आपके मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन का मतलब है कि जीभ आपके मूर्धा पे स्पर्श कर रही है, ये आपके मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। आप सभी को उच्चारित करके दे सकते हैं। आप कभी नहीं भूलेंगे कि हमारा कौन सा वर्ण कहाँ का है। आप आ जाइए दंत व्यंजन पे। दंत व्यंजन को देखिए त, थ, द, ध, न, ल, स। इन सबको बोलिए, देखिए आप बिना दंत के नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए इसको दंत व्यंजन में रखा गया है। आप उच्चरित करके देख सकते हैं। ओष्ठ व्यंजन देख लीजिए प, फ, ब, भ, म। अब इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए किस में रखा गया है? ओष्ठ व्यंजन में। नासिक के व्यंजन देख लीजिए। नासिक की उसको कहते हैं जब हवा नाक से निकलती है आपकी, तो उसमें क्या है? अंग, य, ड़, न, म। ये 5 नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अब देख लीजिए दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ मतलब कि दंत और ओष्ठ, जो दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाए। व और फ ये क्या है? आपके दंतोष्ठ व्यंजन है। आपके उच्चारण के स्थान पर 7 भागों में बांटे गए हैं। आप इनको उच्चारित अपने मुख से उच्चार करके देख सकते हैं कि हवा कहाँ से निकल रही है, किसका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस वर्ण का कहाँ का उच्चारण स्थान है, और आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों आप अगर अच्छे से पढ़ लिए हैं इसको, तो आप टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी किसी में भी आप यह व्याकरण पढ़ के जाएंगे तो आपके क्वेश्चन ज़रूर हल हो जाएंगे। आपके ये सभी एग्ज़ाम में काम आएंगे। आप अगर 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, कहीं भी हिंदी पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो ये तो व्याकरण का बेसिक है। इसको जानना तो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इस सबको जान गए हैं तो आपको व्याकरण को समझना आसान हो जाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद वर्ड, स्वर, व्यंजन और अयोगवा को लेकर आपका हर डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा समझाने का यह तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक देकर हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। इसे अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक वीपी टीचर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हिंदी व्याकरण की कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।